क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, चाहे वो गिटार बजाना हो, पेंटिंग करना हो या फिर कोई नई स्किल, तो शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बोर होने लगते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी परफेक्ट बन जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें याद दिलाती है कि असली मजा तो सीखने की प्रक्रिया में है, न कि सिर्फ रिजल्ट में। अगर आप भी बार बार हार मान लेते हैं, जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर लगातार प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए, आज हम इस किताब के सबसे गहरे सबक समझते हैं और जानते हैं कि कैसे प्रैक्टिस को ही अपना गोल बनाकर आप जिंदगी के हर मोड़ पर सफल हो सकते हैं। आज हम इस किताब के पहले चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, प्रोसेस वी आउटकम। अगर आप भी हर काम में जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। थॉमस कहते हैं, हमारी परेशानी की जड़ ये है कि हम हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, प्रोसेस के बारे में नहीं। जैसे, मुझे 1 महीने में 10 किलोग्राम वजन कम करना है, या मुझे 3 दिन में याद करना है, या फिर मुझे 1 हफ्ते में यूट्यूबर बनना है। तो प्रॉब्लम क्या है? जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं, तो छोटी छोटी गलतियां हमें डिमोटिवेट कर देती है। हमें प्रैक्टिस बोरिंग लगने लगती है। हम जल्दी सीखना चाहते हैं और अनकंफर्टेबल होने से बचते हैं। जरा सोचिए, आप जिम जा रहे हैं। अगर आपका फोकस सिर्फ सिक्स पैक एब्स पर है, तो 1 हफ्ते में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा और आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका फोकस रोज 30 मिनट अच्छी वर्कआउट करने पर होगा, तो रिजल्ट अपने आप आएगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि प्रैक्टिस को ही अपना मकसद बना लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और वह कैसे? जैसे आप गिटार सीख रहे हैं, तो खुद से कहे, मैं आज 10 मिनट अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सोचें, मैं आज 1 घंटा डिस्ट्रक्शन फ्री पढ़ूंगा। हमारा दिमाग जर्नी को एंजॉय करना नहीं जानता, बस डेस्टिनेशन चाहता है। लेकिन जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है और आप लंबे समय तक टिक पाते हैं। एक बार माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपनी लाइफ में 9,000 से ज्यादा शॉट मिस किए, 300 से ज्यादा गेम हारे, 26 बार गेम विनिंग शॉट चूका, और इसीलिए मैं सफल हुआ, क्योंकि उनका फोकस हारने पर नहीं, सीखने पर था। लेखक ने यहां एक बेहद सिंपल ट्रिक बताई है, 4 सेकंड रूल। यानी जब भी आप कुछ नया करने बैठे, तो खुद से पूछें, क्या मैं अभी पूरी तरह इसी काम में हूं? और अगर जवाब ना है, तो 4 सेकंड्स के लिए रुकें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को वापस वर्तमान पर लेकर आने की कोशिश करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बना देगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस को एंजॉय करना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग प्रैक्टिस से बोर क्यों हो जाता है? इस वीडियो में आगे हम समझेंगे दिमाग की बोरियत का साइंस और कैसे हम खुद को लंबे समय तक मोटिवेटेड रख सकते हैं। अभी हमने प्रोसेस वर्सेस आउटकम को समझने की कोशिश की, कैसे रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रैक्टिस को एंजॉय करना जरूरी है। लेकिन एक सवाल जरूर आया होगा कि भाई, ये सब तो ठीक है, पर प्रैक्टिस को कैसे आसान और मजेदार बनाए? आगे हम किताब के दूसरे चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, जहां लेखक बताते हैं द 4S प्रिंसिपल्स, यानी वो 4 सरल नियम जो किसी भी कठिन काम को आसान बना देंगे। क्योंकि अगर आप भी बार बार प्रैक्टिस छोड़ देते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। पहला नियम है सिंप्लीफाई, यानी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। हमारा दिमाग बड़े लक्ष्यों से डरता है, जैसे मुझे फ्रेंच सीखनी है, लेकिन यह बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। लेकिन अगर खुद से कहे, मुझे आज 10 फ्रेंच वर्ब्स याद करने हैं, तो यह आपको आसान लगने लगेगा। जरा सोचिए, आपको एक एक हजार पेज की किताब पढ़नी है। अगर आप सोचेंगे, मुझे आज 10 पेज पढ़ने हैं, तो आपके दिमाग को यह आसान लगने लगेगा।
अब अगली बार जब कोई नया स्किल सीखे तो पहले उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें। दूसरा नियम है स्मॉल, यानी छोटे से शुरुआत करो। हम सोचते हैं कि रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसकी जगह आप रोज सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करें। जब हम छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हमारा दिमाग इसका विरोध नहीं करता और हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और ये आदत एक दिन 5 मिनट से 30 मिनट तक जाती है। जिम जाने का सोचकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं आज सिर्फ जाकर 5 मिनट ट्रेडमिल पर चलूंगा, तो यहां आपकी शुरुआत हो जाएगी। तीसरा नियम है शॉर्ट, यानी समय सीमा तय करो। हमारा दिमाग अनंत समय के काम से घबराता है, इसलिए लेखक कहते हैं प्रैक्टिस के लिए छोटी छोटी टाइम फ्रेम सेट करो। जैसे मैं अभी सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 15 मिनट डांस प्रैक्टिस करूंगा। ये ट्रिक काम क्यों करती है? क्योंकि दिमाग सोचता है 15 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं, और एक बार शुरू करने के बाद आपका दिमाग इसे 30 से 40 मिनट कर लेता है। अपने फोन पर टाइमर सेट करें और खुद को चैलेंज दें, क्या मैं ये 15 मिनट डिस्ट्रक्शन फ्री कर सकता हूं? चौथा और सबसे जरूरी नियम है स्लो, यानी धीरे धीरे शांति से कार्य करो। हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम कोई भी कार्य जल्दबाजी में कर गलतियां कर बैठते हैं। लेखक कहते हैं अगर आप किसी काम को धीरे और सही तरीके से करेंगे तो वो जल्दी ही परफेक्ट हो जाएगा। उदाहरण, अगर आप पियानो सीख रहे हैं तो एक नोट को धीरे धीरे बजाए, उसकी आवाज सुने, उसे फील करे। यही स्लो प्रैक्टिस आपको मास्टर बना देगी। अगली बार प्रैक्टिस करते समय खुद से पूछें क्या मैं इसे और धीरे और अच्छे से कर सकता हूं? तो दोस्तों, आज हमने सीखा द 4S प्रिंसिपल्स, जो किसी भी कठिन काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग प्रैक्टिस के दौरान क्यों भटकता है और उसे कैसे कंट्रोल करें? आगे हम समझेंगे दिमाग की भटकने की वजह और थॉमस टर्नर की DOC तकनीक, जो आपको फोकस्ड रखेगी। अभी हमने सीखा कि 4S प्रिंसिपल्स की मदद से किसी भी कठिन प्रैक्टिस को आसान कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। भाई, इतनी अच्छी तरह प्रैक्टिस शुरू तो कर ली, पर उसे लगातार जारी कैसे रखे? क्योंकि हम सब जानते हैं शुरुआत करना आसान है, लेकिन उसे हैबिट बनाना मुश्किल। आज हम इस किताब के तीसरे चैप्टर को समझेंगे, जहां लेखक बताते हैं कि प्रैक्टिस को हैबिट कैसे बनाए, या दिमाग को भटकने से कैसे रोकें, और गलतियों से डरने की बजाय उनका कैसे उपयोग करें। अगर आप भी बार बार नई आदतें शुरू करके छोड़ देते हैं तो ये आपके लिए है। थॉमस कहते हैं प्रैक्टिस को हैबिट बनाने के लिए उसे ऑटो पायलट पर चलाना होगा। और वह कैसे कर सकते हैं? पहला, ट्रिगर बनाए। एक फिक्स टाइम प्लेस तय करें, जैसे रोज सुबह 7 बजे एक ही जगह बैठकर पढ़ाई करना। दूसरा, रिवॉर्ड सिस्टम तैयार करें। प्रैक्टिस के बाद खुद को छोटा इनाम दें, जैसे 1 कप चाय, 5 मिनट म्यूजिक सुनना। तीसरा, डोंट ब्रेक द चेन को फॉलो करें। कैलेंडर पर मार्क करें और चेन को टूटने न दें। जिम जाने वाले लोग अक्सर कहते हैं मैं रोज एक ही टाइम पर जाता हूं, वरना छूट जाता है। यही ट्रिगर और रूटीन का पावर है। प्रैक्टिस के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दिमाग का भटकना। इसके लिए थॉमस ने DOC टेक्निक बताई है। पहली टेक्निक डिटैच, यानी अलग हो जाना, जहां अपने विचारों को बाहर से देखें, जैसे मेरा दिमाग फिर से टाइम वेस्ट करने वाली बातें सोच रहा है। दूसरी, ऑब्जर्व, यानी ध्यान देना कि दिमाग कहां भटक रहा है। और तीसरा, चूज, यानी जानबूझकर वापस प्रैक्टिस पर फोकस करें। जब भी आपका दिमाग भटके, खुद से पूछे क्या यह विचार मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं, तो इस टेक्निक को अप्लाई करें। हम गलतियों से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें फेल्योर समझता है। लेकिन लेखक कहते हैं गलतियां प्रैक्टिस का सबसे जरूरी हिस्सा है। हम अपनी गलतियों को कैसे अपना सकते हैं? पहला, गलती होने पर खुद से कहें वाह, मुझे एक नया सुधारने वाला पॉइंट मिला। और दूसरा, एरर जर्नल बनाए। रोज की गलतियों को नोट करें
और उन पर काम करे। एक स्टडी में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स टेस्ट में गलतियां करके उन्हें ठीक करते हैं, वे उनसे ज्यादा सीखते हैं जो पहली बार में सही कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा: एक, प्रैक्टिस को हैबिट कैसे बनाए। दूसरा, डॉक्टर टेक्निक से दिमाग को कैसे कंट्रोल करे। तीन, गलतियों से कैसे सीखे। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग प्रैक्टिस के दौरान आत्मसंदेह क्यों पैदा करता है और उसे कैसे खत्म करे? आगे हम समझेंगे दिमाग के डर का साइंस और थॉमस टर्नर की एक्सेप्टेंस टेक्निक, जो आपको आत्मविश्वास से भर देगी। आगे हमने सीखा कि डीओसी टेक्निक और हैबिट फॉर्मेशन की मदद से प्रैक्टिस को कैसे लगातार जारी रखा जाए। लेकिन एक और गहरी चुनौती अभी भी बाकी है: प्रैक्टिस के दौरान दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लाया जाए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारा दिमाग भूतकाल के पछतावे में फंसा होता है। काश मैंने पहले शुरू किया होता, या भविष्य की टेंशन में क्या मैं सफल हो पाऊंगा। आज हम इस किताब के चौथे चैप्टर को समझेंगे, जहां थॉमस टर्नर बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने का असली मतलब क्या है और कैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज से फोकस बढ़ाए, और सबसे जरूरी, समय की भ्रम को कैसे तोड़े। अगर आप भी प्रैक्टिस के दौरान बार बार भटक जाते हैं, तो ये वीडियो ध्यान से सुनिए। लेखक कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब ये नहीं कि आप कभी पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचें ही नहीं, बल्कि ये कि जब भी आपका दिमाग भटके, आप उसे वापस अभी पर ले आए। सोचिए, आप गिटार बजा रहे हैं। अगर आपका दिमाग कल की गलती या कल का परफॉर्मेंस के बारे में सोचने लगे, तो खुद को रोक कर कहें, मेरा दिमाग फिर से भटक रहा है। फिर धीरे से दोहराए, मैं अभी बस इसी नोट पर फोकस करूंगा। थॉमस ने एक बेहद सिंपल ट्रिक बताई है: रोजमर्रा के कामों को प्रैक्टिस मोड में करो। ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके दिमाग को ऑटो पायलट से प्रेजेंट मोमेंट में शिफ्ट करना सिखाती है, और बाद में यही स्किल प्रैक्टिस में काम आती है। हमारा दिमाग समय को लेकर एक भ्रम में रहता है। थॉमस कहते हैं, प्रैक्टिस का असली आनंद तभी है जब आप इसे समय से बाहर, यानी टाइमलेस एक्टिविटी की तरह करें। अगली बार प्रैक्टिस करते समय घड़ी को छुपा दें और खुद से पूछें, क्या मैं इस एक्टिविटी को अनंत समय तक कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का असली मतलब। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिमाग प्रोग्रेस को क्यों नहीं पहचान पाता? और इस अंधेरे घाटी, डार्क वैली ऑफ प्रैक्टिस से कैसे निकले? आगे हम समझेंगे ए हिडन फेज ऑफ लर्निंग, वो चुपचाप चलने वाला स्टेज जहां आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन असल में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है। अब तक हमने सीखा कि प्रैक्टिस को हैबिट कैसे बनाए, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहे। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिस के सबसे डरावने और गहरे सच से रूबरू करवाऊंगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई हफ्तों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई खास प्रोग्रेस नजर नहीं आती? आपको लगता है कि शायद मैं इसमें अच्छा नहीं हो पाऊंगा। आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। थॉमस टर्नर इसे कहते हैं प्रैक्टिस की डार्क वैली। और आज के इस पावरफुल चैप्टर में हम जानेंगे कि ये अदृश्य संघर्ष चरण क्यों सबसे जरूरी है, और कैसे पहचाने कि आप इसी में हैं, और इससे बाहर निकलने का 3 चरण फॉर्मूला क्या है। अगर आप भी कभी प्रैक्टिस करते करते हार मानने वाले थे, तो ये चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। जब भी हम कोई नई स्किल सीखते हैं, तो प्रोग्रेस एक सीधी लाइन नहीं होती, बल्कि ऐसी होती है शुरुआती उत्साह, जिसमें तेजी से सुधार दिखता है, डार्क वैली, जिसमें महीनों तक लगे कि कुछ हो ही नहीं रहा, अचानक सफलता, जब एक दिन सब कुछ क्लिक हो जाता है। सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। वो 20 बार गिरने के बाद भी अचानक एक दिन बैलेंस बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने उन सभी गिरने वाले सेकंड्स में न्यूरल कनेक्शंस बनाए थे, जो एक दिन एक्सप्लोड हो गए। डार्क वैली में ही असली मैजिक होता है। आपका दिमाग चुपचाप नए पैटर्न्स बना रहा होता है,
डार्क वैली के लक्षणों को कैसे पहचाने। बोरियत महसूस होना, यानी प्रैक्टिस रट्टा लगाने जैसी लगने लगे। अपनी प्रोग्रेस पर शक होना, जैसे क्या मैं सच में बेहतर हो रहा हूं। छोड़ने के बहाने ढूंढना, जैसे शायद ये मेरे लिए नहीं है। थॉमस बताते हैं, ये गोल्डन स्टेप्स अपनाकर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। स्टेप 1, प्रोसेस इंडिकेटर्स ट्रैक करें। रिजल्ट नहीं, बल्कि छोटे छोटे सुधारों पर फोकस करें। जैसे आज पियानो में मैंने इस नोट को 0.5 सेकंड तेज बजाया। स्टेप 2, नॉन जजमेंटल डे रखें। हफ्ते में एक दिन बिना अपने आप को आंके प्रैक्टिस करें, यानी बस मैं आज सिर्फ कर रहा हूं वाला माइंडसेट। स्टेप 3, ग्रोथ जर्नल बनाए। हर हफ्ते 3 छोटी विजय लिखे, जैसे मैंने आज 10 मिनट ज्यादा प्रैक्टिस की। अपनी पुरानी वीडियोज एंड रिकॉर्डिंग्स सुने। आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितना सुधार चूक गए थे। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि डार्क वैली ऑफ प्रैक्टिस असल में आपकी ग्रोथ का सबसे पावरफुल फेज है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि जब आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग उसे अनलर्न क्यों नहीं करता, और कैसे ब्रेक के बाद भी आप वापस उसी लेवल पर पहुंच सकते हैं। क्या आप जानते हैं, जब आप 10 दिन प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग चुपके से क्या कर रहा होता है। जिस स्किल को आप भूल गए समझते हैं, वो दिमाग में गुप्त रूप से पक रही होती है। यहां तक कि नींद में भी आपका दिमाग प्रैक्टिस करता रहता है। आज हम इस किताब के सबसे चौंकाने वाले चैप्टर में गोता लगाएंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी और मास्टरी का विज्ञान। अगर आप भी कभी सोचते हैं, इतने दिन छोड़ दिए, अब शुरू करने का क्या फायदा, तो ये चैप्टर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। थॉमस बताते हैं, ये हैरान कर देने वाला तथ्य पहला है माइलिन शीथिंग। हर बार प्रैक्टिस करने पर दिमाग नर्व्स पर एक इंसुलेटिंग लेयर बनाता है। और दूसरा है ब्रेक के दौरान का समय। यह प्रक्रिया धीमी गति से जारी रहती है, जैसे पकते हुए व्यंजन को ढककर रखना। 2005 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन पियानो स्टूडेंट्स ने 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद 2 हफ्ते का ब्रेक लिया, वे बिना प्रैक्टिस के ही 20% बेहतर हो गए। जब आप लगता है मैं भूल गया हूं, तब असल में आपका दिमाग स्किल को रीवायर कर रहा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार, जब आप सोते हैं, दिमाग दिन भर की प्रैक्टिस को कंप्रेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। और यही कारण है कि रातों रात अचानक क्लिक हो जाता है। प्रैक्टिस से पहले खुद से कहें, चाहे आज कुछ समझ ना आए, मेरा दिमाग रात में इसे प्रोसेस करेगा। अगर आपने कोई स्किल महीनों सालों बाद दोबारा शुरू की है, तो ये करें। पहले सिर्फ 20% समय दें। जैसे पहले 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे, तो अब सिर्फ 12 मिनट। अपनी पुरानी प्रैक्टिस सुनकर दिमाग को रिमाइंड कराए। पहले 3 दिन सब कुछ 50% स्पीड में करे। ये तरीके दिमाग में पहले से बने न्यूरल पथों को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा दिमाग कभी भी कुछ भूलता नहीं, बस उसे फिर से जगाने की जरूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स जैसे मोजार्ट, माइकल जॉर्डन ने अपनी प्रैक्टिस को बोरिंग से मजेदार कैसे बनाया? आगे हम एक्सप्लोर करेंगे गेमिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस, वो सीक्रेट टेक्निक्स जो आपकी प्रैक्टिस को आदत से ज्यादा एडिक्शन बना देंगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप मोबाइल गेम खेलते हैं तो 2 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते समय 10 मिनट में ही घड़ी देखने लगते हैं? अब हम इस किताब के सबसे मजेदार चैप्टर में जानेंगे कैसे मोजार्ट, माइकल जॉर्डन और टॉप परफॉर्मर्स अपनी प्रैक्टिस को काम नहीं, खेल बना देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रैक्टिस में समय का एहसास ही न हो और हर सेशन मजेदार लगे, जैसे वीडियो गेम, और बिना थके लंबे समय तक प्रैक्टिस कर सके, तो ये चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। प्रैक्टिस और प्ले के अंतर को लेखक ने कुछ इस तरह समझाने की कोशिश की है। जब आप सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, दिमाग इसे काम मानता है, और जब आप मजे के लिए प्ले करते हैं, दिमाग इसे इनाम समझता है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन बच्चों ने पियानो को खेल समझकर सीखा, वे उनसे ज्यादा तेजी से आगे निकल गए, जिन्होंने इसे सीखना समझा।
उनकी ग्रोथ धीमी रही। अगली बार प्रैक्टिस शुरू करने से पहले खुद से पूछें, अगर ये एक गेम होता तो मैं इसे कैसे खेलता। टॉप परफॉर्मर्स ये 3 तरीके अपनाते हैं। पहला, अपना स्कोर कार्ड बनाए। हर सेशन के लिए 3 छोटे गोल्स सेट करें, जैसे आज मैं इस गाने के पहले 30 सेकंड को 5 बार बिना गलती के बजाऊंगा। दूसरा, लेवल सिस्टम। प्रैक्टिस को 5 लेवल्स में बांटें। हर लेवल पूरा होने पर खुद को छोटा इनाम दे। और तीसरा है टाइम अटैक मोड। टाइमर सेट करके चैलेंज ले, क्या मैं 15 मिनट में 20 बार ये मूवमेंट कर सकता हूं। जब आपकी प्रैक्टिस खेल बन जाए तो आप इस अद्भुत स्टेट में पहुंच जाते हैं। आपको समय का एहसास नहीं होता, आपको थकान महसूस नहीं होती और आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे प्रैक्टिस को काम से खेल बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि जापान के सुजुकी मेथड में 3 साल के बच्चे भी कठिन संगीत क्यों बजा लेते हैं? और इस सुपर लर्निंग तकनीक को आप कैसे अपना सकते हैं? अब आगे हम रहस्य उजागर करेंगे द माइंड ऑफ ए बिगिनर का, वो सोच जो आपको किसी भी स्किल में तेजी से मास्टर बना देगी। क्या आप जानते हैं, एक 3 साल का बच्चा एक नई भाषा क्यों सीख लेता है, जबकि हम वयस्कों को इतनी मुश्किल होती है? बच्चे रोज 10 से 15 नए शब्द सीखते हैं और वे गलतियों से नहीं डरते। उन्हें परफेक्ट बनने की जल्दी नहीं होती। आज हम इस किताब के सबसे गहरे चैप्टर में जानेंगे शुरुआती दिमाग, बिगिनर्स माइंड का राज। वो सुपर पावर जो जापानी सुजुकी मेथड से लेकर दुनिया के महानतम सीखने वालों तक में छुपी है। अगर आप भी चाहते हैं नई स्किल्स 5 गुना तेजी से सीखना और गलतियों को डर के बजाय मजे से लेना और हर प्रैक्टिस सेशन को एक्सप्लोरेशन की तरह एंजॉय करना, तो ये सबक आपके सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। जापानी संस्कृति में इसे कहते हैं शोशिन, बिगिनर्स माइंड। वो मानसिकता जहां हर चीज को पहली बार देखने जैसी क्यूरियोसिटी रखते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं जैसा अहंकार नहीं होता और हर गलती को डिस्कवरी की तरह लेते हैं। सुजुकी मेथड में बच्चे पहले सुनते हैं, फिर बजाते हैं, बिना नोट्स पढ़े। यही कारण है कि 4 साल के बच्चे भी मोजार्ट बजा लेते हैं। अगली बार प्रैक्टिस करते समय खुद से पूछे, अगर मैं ये पहली बार कर रहा होता तो कैसे करता। यहां एक्सपर्ट्स के 3 तरीके। 1, मैं नहीं जानता वाला तरीका। जानबूझकर हर चीज को नए सिरे से देखें। जैसे गिटार सीखते समय उसे पहली बार छूने जैसा अनुभव करे। 2 गलतियों को सेलिब्रेट करना। हर गलती पर कहे, वाह, मुझे एक नया सुधारने लायक पॉइंट मिला। अपना एरर जर्नल बनाए और हफ्ते के टॉप 3 बेस्ट मिस्टेक्स लिखे। 3, माइक्रो डिस्कवरीज। हर प्रैक्टिस सेशन में एक नई छोटी चीज खोजे। जैसे आज मैंने नोटिस किया कि मेरी उंगली यहां अलग एंगल से मूव करती है। जैसे जैसे हम किसी स्किल में बेहतर होते हैं, हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर चलने लगता है और नई डिटेल्स नोटिस करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे बच्चों वाला दिमाग हमें सुपर लर्नर बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, एथलीट्स, म्यूजिशियंस अपनी प्रैक्टिस के बीच में स्ट्रेंज ब्रेक्स क्यों लेते हैं? और ये डेलिब्रेट रेस्ट आपकी स्किल्स को 2 गुना कैसे बढ़ा सकता है? अब हम एक्सप्लोर करेंगे द पावर ऑफ प्रैक्टिस ब्रेक्स का वो साइंस जो आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं, नींद में भी आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है। वायलिनिस्ट्स जो प्रैक्टिस के बाद झपकी लेते हैं, वे 20% बेहतर परफॉर्म करते हैं। नासा की स्टडी में पाया गया कि 26 मिनट की नैप लर्निंग को 33% बढ़ा देती है। अब हम इस किताब के सबसे अनदेखे चैप्टर में जानेंगे कैसे आराम आपकी प्रैक्टिस का सबसे पावरफुल पार्ट हो सकता है। अगर आप भी घंटों प्रैक्टिस के बाद भी प्रोग्रेस नहीं दिखता या बार बार फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं और थकान के कारण प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो ये सबक आपके सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। लेखक कहते हैं, दिमाग प्रैक्टिस के दौरान नहीं बल्कि आराम के समय सीखता है और हर 90 मिनट में 7 से 15 मिनट का ब्रेक न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करता है।
एक स्टडी में पाया गया कि जिन पियानो स्टूडेंट्स ने 50 मिनट प्रैक्टिस प्लस 10 मिनट आराम किया, उन्होंने 3 बार बेहतर रिजल्ट दिया। जिन्होंने बिना ब्रेक के 2 घंटे प्रैक्टिस किया, उनकी प्रोग्रेस स्लो हो गई। अपनी प्रैक्टिस को 45-15 मिनट के ब्लॉक्स में बांटें, जैसे 45 मिनट प्रैक्टिस, 15 मिनट वॉक, मेडिटेशन। एक्सपर्ट्स ये 3 तरह के ब्रेक्स लेते हैं। माइक्रो ब्रेक्स, हर 20 मिनट में 2 मिनट की स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग, और आंखें बंद करके सुने जो सीख रहे हैं। लर्निंग नैप्स, 20 से 30 मिनट का। प्रैक्टिस के तुरंत बाद ऑल्टरनेट डे एक्टिविटी, अगले दिन कुछ अलग करें, जैसे पेंटिंग, स्विमिंग। यह क्रिएटिव कनेक्शंस बनाता है। कभी कभी कम प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। हफ्ते में एक दिन कंप्लीट रेस्ट ले। जब भी फ्रस्ट्रेट हो, 24 घंटे का ब्रेक ले। आप हैरान रह जाएंगे कि वापस आने पर कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, आराम भी उतना ही जरूरी है जितना प्रैक्टिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं दुनिया के टॉप 1% परफॉर्मर्स अपनी प्रैक्टिस के पहले 10 मिनट में क्या खास करते हैं? ये गोल्डन वार्म अप रूटीन आपकी प्रैक्टिस की क्वालिटी को 2 गुना कैसे कर सकता है। अब हम रहस्य उजागर करेंगे और पावर ऑफ रिचुअल्स का, वो साइंस जो आपको साधारण प्रैक्टिस से असाधारण रिजल्ट्स तक ले जाएगी। क्या आप जानते हैं दुनिया के टॉप 1% परफॉर्मर्स अपनी प्रैक्टिस के पहले 10 मिनट में क्या खास करते हैं? ये लोग नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि पवित्र रस्म निभाते हैं। योगी से लेकर यूट्यूबर्स तक सभी इसी रिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस किताब के सबसे रहस्यमय चैप्टर में जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी रस्में आपकी प्रैक्टिस को मैजिकल बना सकती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस शुरू करते ही फोकस मोड में आ जाना, या हर सेशन को यादगार बनाना, और क्या है कंसिस्टेंट बने रहने का राज, तो ये चैप्टर आपके लिए जादू की छड़ी साबित होगा। लेखक रिचुअल और रूटीन में अंतर बताते हैं, जैसे बस करने वाला काम यानी ब्रश करना, या फिर इरादे और अर्थ वाला काम जैसे प्रार्थना करना। माइकल जॉर्डन हर गेम से पहले उसी ब्रांड की अंडरवियर पहनते थे। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि दिमाग को सिग्नल देने का तरीका था। आप भी अपनी प्रैक्टिस से पहले 3 मिनट का छोटा रिचुअल बनाइए, जैसे एक खास गाना सुने, या 5 डीप ब्रीथ्स ले, या अपना मंत्र बोले, जैसे आज मैं और बेहतर होऊंगा। 3 स्टेप्स क्रिएट योर मैजिकल रिचुअल तरीके को अपनाएं। पहला तरीका है एंकर एक्टिविटी। हमेशा एक ही क्रम में तैयारी करें, जैसे पानी पीना, हाथ धोना, या इक्विपमेंट सेट करना। दूसरा तरीका सेक्रेड स्पेस बनाना। प्रैक्टिस वाली जगह को विशेष महत्व दें, जैसे छोटी सी दिया जलाए या इंस्पिरेशनल कोट्स लगाए। तीसरा तरीका क्लोजिंग सेरेमनी। प्रैक्टिस खत्म कर 3 चीजें लिखे जो अच्छी हुई, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, जैसे अपने हाथों को कहना, शुक्रिया तुमने आज अच्छा किया। जब आप प्रैक्टिस को रस्म समझने लगेंगे, तो दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाएगा और छोटी छोटी चीजें भी खास लगने लगेंगी। आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर प्रैक्टिस मिस हो जाए तो भी रिचुअल जरूर करें, इससे दिमाग को ट्रेनिंग मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे छोटी छोटी रस्में आपकी प्रैक्टिस को जादुई बना सकती हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन आशी महज 12 साल में किसी भी विद्या में कैसे महारत हासिल कर लेते थे? क्योंकि तपस्वी अभ्यास को साधना मानते थे। उनके लिए प्रैक्टिस यज्ञ था, जहां हर दोहराव आहुति बन जाती थी, और वे निष्ठा और समर्पण के सिद्धांत पर चलते थे। आज हम इस किताब के अंतिम और सबसे गहन चैप्टर में जानेंगे कैसे आप अपनी प्रैक्टिस को योग बना सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रैक्टिस को कर्तव्य से पूजा बनाना, या समय की बंदिशों से मुक्त होकर सीखना, या वो आर्षतुल्य एकाग्रता पाना, तो ये सबक आपके लिए अंतिम दीक्षा साबित होगी। लेखक ने भारतीय साधना पद्धति से ये सीखा कि निष्ठा और अटूट विश्वास की हर प्रैक्टिस आपको मंजिल तक ले जाएगी, और समर्पण के साथ परिणाम की चिंता छोड़ पूर्णता से प्रक्रिया में डूब जाना, और चाहे कुछ भी हो, निरंतरता बनाए रखना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च कहती है,
जो छात्र प्रक्रिया में आनंद लेते हैं वे सबसे ज्यादा सीखते हैं। अपनी प्रैक्टिस से पहले यह 4 स्टेप जरूर अपनाएं। पहला है संकल्प सत्र। प्रैक्टिस से पहले 2 मिनट ध्यान में बैठे और मन में दोहराए, मैं इस समय को पवित्र मानता हूं। दूसरा है पूजा भाव। अपने इंस्ट्रूमेंट टूल्स को साधन माने, जैसे वीणा वादक वाद्य को प्रणाम करते हैं। तीसरा है ध्यान योग। हर एक्टिविटी को मेडिटेशन बनाए, जैसे सांसों के साथ सिंक करे, सांस अंदर प्रैक्टिस, सांस बाहर। चौथा है समर्पण। सेशन के अंत में फल की इच्छा छोड़ दे और बस इतना कहे, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। जब प्रैक्टिस योग बन जाती है तब 1 घंटा 4 घंटे के बराबर हो जाता है और समय बंधन टूट जाता है और हर सत्र के बाद आत्मिक शांति मिलती है। जब थकान हो तो याद करे, मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर का साधक अभ्यास कर रहा है। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड की यह यात्रा हमें एक ही सत्य पर ले आई है। सच्ची महारत बाहर नहीं, भीतर से आती है। इस 12 चैप्टर की श्रृंखला से हमने सीखा कि प्रक्रिया को फल से महत्वपूर्ण मानना चाहिए और छोटे छोटे सुधारों को सेलिब्रेट करना चाहिए और प्रैक्टिस को साधना बनाना चाहिए। अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूं। अगर आपको अगले 12 महीने तक सिर्फ एक ही स्किल पर काम करना हो तो वो कौन सी होगी और कैसे आप इसे अपनी साधना बनाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन तक शेयर करें जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है।